मतलब 1 करोड़ के ऊपर का उसको पैकेज मिलता है, ठीक है ना। यूपीएससी में टॉप करते हैं आईआईटी वाले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी। जी हाँ दोस्तों, जितना बड़ा इसका नाम है उतने बड़ा यह काम करती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि एक बार यदि किसी का आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए तो उसके किस्मत के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। इसीलिए तो लाखों बच्चे हर साल आईआईटी में जाने के लिए तैयारी करते हैं और इनमें से काफी बच्चे जो है वो सिलेक्ट भी होते हैं। तो क्या है आईआईटी, क्यों इसका इतना क्रेज है, किस लिए जो है ना आईआईटी को हमारे देश में इतनी मान्यता प्राप्त है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे और आप किस तरीके से आईआईटी में जा सकते हो, अपना सपना जो है पूरा कर सकते हो, उसके बारे में इस पूरे वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। चलो तो अब सबसे पहले हम आईआईटी के कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो आपने आज तक सुने नहीं होंगे या फिर आपको वो सुनकर काफी अच्छे लगे, काफी इंटरेस्टिंग लगे। तो सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि आईआईटी की शुरुआत जो है ना हमारे देश में सन 1951 में हुई और सबसे पहली आईआईटी खड़गपुर बनी थी, ठीक है ना। तो जो कि कब बनी थी, 1951 में। 1951 में आईआईटी खड़गपुर के रूप में हमारे देश में आईआईटी की शुरुआत हुई और उसके बाद दूसरी आईआईटी बनी थी 1958 में 1958 में, जो कि कौन सी थी, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 1951 में जो है ना आईआईटी खड़गपुर के रूप में आईआईटी की शुरुआत हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं आईआईटी में। देखिए आईआईटी में फैकल्टी स्टूडेंट जो रेशियो है ना वो कितना है, 1:6 या फिर बोल सकते हैं कि 1:8। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक आईआईटी में प्रत्येक 6 बच्चों के ऊपर एक टीचर लगा हुआ है। बहुत ही बड़ी बात है, प्रत्येक एवरी 6 स्टूडेंट्स के ऊपर जो है ना लगभग एक टीचर लगा हुआ होता है वहां पर। या तो आप मान सकते हैं कि 6 बच्चों के ऊपर एक बच्चा लगा है, एक टीचर लगा हुआ है, और या फिर जो है ना 8 बच्चों के ऊपर एक टीचर लगा हुआ होता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। यहाँ की गवर्नमेंट स्कूलों की बात कर ले तो 100-150 बच्चों के ऊपर जो है ना एक टीचर लगा हुआ होता है। लेकिन आईआईटी में जो है ना ऐसा नहीं चलता है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं आईआईटी खड़गपुर की। तो हमारे देश की सबसे बड़ी आईआईटी एरिया के हिसाब से कौन सी है, आईआईटी खड़गपुर, जिसके पास लगभग 2100 एकड़ एरिया है, ठीक है ना। कौन कितना है, 2100 एकड़ एरिया है, जो कि एक सिटी है वेटिकन सिटी, उससे भी लगभग काफी बड़ा है। सिटी मतलब एक देश है वेटिकन सिटी नाम का, उससे यह काफी बड़ा है। इसलिए जो है ना आईआईटी जो है ना बहुत ही बड़ी होती है। इतनी बड़ी आईआईटी होती है, मैं आपको उदाहरण यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आईआईटी खड़गपुर जो है ना वो वेटिकन सिटी नाम की जो कंट्री उससे भी जो है ये काफी बड़ा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए टोटल हमारे देश का जो बजट है ना उनमें से सभी आईआईटी को हर साल लगभग 100 से 200 मिलियन जो है ना रुपए दिए जाते हैं। 100 से 200 मिलियन बहुत ही बड़ी बातें होती है, क्योंकि 1 मिलियन जो है ना कितना होता है, 10 लाख होता है। तो 100 के पीछे जो है ना मिनिमम बात करो तो 100 के पीछे 10 लाख लगा लो, ये हमने लगा लिए 10 लाख, ठीक है ना। तो इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है ना। लगभग कितना होता है, 10 लाख और ये आपका हो गया 100, ठीक है। तो लगभग होता है 1000 लाख, ठीक है ना। 1000 लाख रुपए जो है ना आपके होते हैं आईआईटी को मिनिमम 1000 लाख रुपए जो है ना हर साल आईआईटी को मिलते हैं। तो यह भी जो है ना बहुत ही बड़ी बात है उस आईआईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जहां पर आपको बहुत ही बड़ी जो है ना सुविधाएं, बहुत ही बड़ी आपको सुविधा वहां पर मिलती है। आपको यदि इंटरनेट हाई स्पीड वाला इंटरनेट चाहिए तो आपको आईआईटी रुड़की लेनी चाहिए, क्योंकि आईआईटी रुड़की में देश में जो एवरेज इंटरनेट स्पीड है उससे कई गुना ज्यादा इंटरनेट स्पीड वहां पर दिया जाता है, जो कि कितना होता है, हमारे देश के एवरेज इंटरनेट स्पीड का लगभग 6 गुना ज्यादा, लगभग 6 गुना ज्यादा इंटरनेट स्पीड कहां पर दी जाती है, आईआईटी रुड़की में, ठीक है ना, जो कि काफी ज्यादा है हमारे देश में, ठीक है ना। तो आईआईटी रुड़की है हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड विच इज 6 टाइम्स ऑफ इंडियाज एवरेज स्पीड, ठीक है ना, एवरेज इंटरनेट स्पीड। तो आपको यदि भविष्य में अच्छी इंटरनेट स्पीड चाहिए है तो आप
IIT रुड़की ले सकते हो, ठीक है ना। एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि हर साल लगभग 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स IIT के लिए फॉर्म भरते हैं और JEE मेंस के लिए फॉर्म भरते हैं और उनमें से लगभग 16,000 बच्चों के लिए ही सीट होती है। अब आप कहोगे कि सर इतनी कम सीट और इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। बहुत ही बोल सकते हैं ईजी तो नहीं है, आप बोल सकते हैं मुश्किल भी नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है। किस तरीके से करनी है वो सब जो है ना आपको मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, क्या क्या इसमें पढ़ना पड़ता है, किस तरीके से सब कुछ काम होता है, वो सब जो है ना हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार IIT का हमारे देश में इतना क्रेज है क्यों, क्या कारण है कि IIT को लोग जो है वो इतना पसंद करते हैं। सीधी सी बात है, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। IIT की हम एवरेज पैकेज की बात करें, एवरेज पैकेज की जो IIT में बंदा गया है उसकी, तो टॉप IITs का बंदा जो है ना वो साल का लगभग उसको जो है ना लगभग 10 से 20 लाख का पैकेज जो है ना वो मिल जाता है, ठीक है ना, जो टॉप IITs में है। दूसरी IIT वाले बच्चे को जो है ना, दूसरे IIT वाले स्टूडेंट्स को जो है वो 5 से 10 लाख का जो है ना एवरेज पैकेज मिल जाता है, ये एवरेज है। हाईएस्ट की मैं बात करूँ तो हाईएस्ट में टॉप IITs में जो है ना लगभग उसका जो पैकेज जाता है वो लगभग 1 CR मतलब 1 करोड़ के ऊपर का उसको पैकेज मिलता है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही बड़ी इनकम होती है, इसीलिए जो है इसका इतना क्रेज है। दूसरी IITs की भी बात कर ले तो भी लगभग 30 से 70 लाख के बीच में हाईएस्ट पैकेज होता है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, इसीलिए जो है ना इसका इतना क्रेज है। और वहां जाने के बाद जो है ना लाइफ जो है ना लग्जरियस हो जाती है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि देखिए जो IIT वाले बंदे हैं ना वो गवर्नमेंट एग्जाम में भी पीछे नहीं रहते हैं। IIT वाले बंदे जो है ना गवर्नमेंट एग्जाम में भी फोड़ देते हैं, सीधी सी बात है। उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है UPSC। लगभग जो है ना IIT वाला बंदा जो है ना आप जाके पूछोगे तो UPSC जो है ना क्रैक कर ही लेता है IIT वाला बंदा, ठीक है ना। अब देखिए ये UPSC क्रैक करने कोई बात नहीं है, UPSC में टॉप करते हैं IIT वाले। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ईरा सिंगल थी, ठीक है ना, एक एस्पायरेंट थी, वो जो है CS इंजीनियर से थे, ठीक है ना, उसने 2015 में UPSC में टॉप किया था, ठीक है। साथ ही साथ में बात करूँ गौरव अग्रवाल की, जो कि IIT कानपुर से थे, उन्होंने जो है ना 2014 में जो है ना UPSC में टॉप किया था। साथ ही साथ निधि गुप्ता थी, उन्होंने 3rd रैंक लाई थी फ्रॉम NSIT से थी, वो उन्होंने 3rd रैंक UPSC में क्रैक की थी, ठीक है ना। तो ये तो जो है ना किनके एग्जाम्पल मैंने दिए हैं जिन्होंने टॉप कर रखी है UPSC में। इसके अलावा ऐसे बहुत से एस्पायरेंट है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने UPSC क्लियर कर रखी है। तो आपको यदि UPSC में जाना है तो ये एक काफी अच्छा रास्ता हो सकता है, यदि आपको पसंद है तो, कि IIT वाले बंदे जो है ना वो UPSC को क्रैक कर भी लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि IIT में जाने के बाद देखिए मैं गया तो हुआ नहीं हूँ, लेकिन हमारे टीचर जब बात करते तो कहते थे कि जब IIT में लगभग हर 2 महीने में या फिर देखिए हर 6 महीने में आपका एक सेमेस्टर खत्म हो जाता था, उस 6 महीने में लगभग जो है ना 10 से 15 बार आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता है। आपका जो है ना एक तरीके से इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में जो है ना आपके सामने सब PhD किए हुए बैठे रहते हैं, तो उनके सामने जो है ना आपको जो है ना प्रेजेंटेशन करना होता है, वो भी पूरे इंग्लिश में होता है। इससे जो है ना आपकी स्किल जो है ना बोलने की स्किल बढ़ जाती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से आप इंटरव्यू में कहीं भी रुकते हो नहीं, ठीक है ना। काफी ज्यादा फायदा IIT में जाने का, इतना बड़ा फायदा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर नहीं सकता हूँ। बाकी जो है ना IIT में जाने की खूब ही फायदे हैं। यदि आपको थोड़ी बहुत भी साइंस मैथ पसंद है तो आप जो है ना एक बार इस IIT के लिए जरूर तैयारी करना, ठीक है ना। यदि आप एक बार इसकी तैयारी तक कर लेते हो ना तो जो है ना आपके दूसरे एग्जाम जो है ना वो भी आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि इसके लेवल खूब ही अच्छा होता है, ठीक है। तो अब जो है ना आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आपकी एज लिमिट वगैरह सब कुछ क्या होता है, उन सब के बारे में जो है ना हम अभी इस वीडियो में आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, किस तरीके से आपको यह IITs मिल सकती है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में टोटल 23 IITs हैं,
और उनमें एडमिशन लेने के लिए जो है ना लगभग 10 लाख से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं और आईआईटी में लगभग 16,000 बच्चों का जो है ना एडमिशन होता है, ठीक है ना, लगभग 16,000 बच्चों का एडमिशन होता है। बाकी के बच्चों का एडमिशन आईआईटीज के नीचे वाली जो बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट होती है, एनआईटी, ठीक है ना, एनआईटी वगैरह बहुत सी होती है, उनमें भी जो है ना उनका एडमिशन होता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से होगा। तो आपका सबसे पहले जो है ना आप साइंस मैथ के स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है ना, आपके 12th में साइंस मैथ होने चाहिए, पहली बात तो ये आपका जो है ना कंपल्सरी है। इसके बाद आपके 12th में जो है ना 75% होने चाहिए, 12th में जो है ना 75% से ज़्यादा होंगे या फिर इसके इक्वल होंगे तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। हालांकि कोरोना की वजह से जो है ना अब एक आध इस साल जो है ना या फिर अगले साल जो पिछले साल ये जो 75 का क्राइटेरिया है ना उसको बंद कर दिया गया था, बाकी जो है ना ये 75 रहता ही है, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं जेई मेंस की। कितनी बार हम जेई मेंस दे सकते हैं? तो 3 साल दे सकते हो जेई मेंस आप, ठीक है। 3 साल में कहने का मतलब है, देखिए जेई मेंस जो है ना 1 साल में 2 बार होती है, आप 1 साल में 2 बार दे सकते हो। जिस बार एक तो होता है आपके फेब में, ठीक है ना, आप बोल सकते हो कि जैन में होता है, एक होता है अप्रैल में, 2 होते हैं, दोनों में से जिसमें भी आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ज़्यादा परसेंटाइल आएंगे वो आपके माने जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं एज की। तो जनरल वाले और ओबीसी वालों की एज की बात करें ना तो उनके लिए 27 ईयर मैक्सिमम एज होती है। 27 ईयर से उनकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यदि इससे ज़्यादा है तो वो इस जेई मेन को नहीं दे सकते हैं। जैसे कि 2021 के लिए गाइडलाइन निकली है कि 1 अक्टूबर, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 2021 तक उनकी एज जो है ना वो 1994 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उनकी एज 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST और PWD वालों के लिए 32 ईयर्स की एज जो है ना उनको अलॉट की गई है। 5 साल का उनको क्या बोल सकते हैं कि आरक्षण रिलैक्सेशन दे दिया गया है, ठीक है ना। तो ये उनकी एज का जो है ना सिस्टम होता है। सिलेबस की भी बात करूँ कि आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, तो आपको 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़नी होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ही आपको जेई मेन और जेई एडवांस दोनों में पूछी जाती है। बस फिर कितना होता है कि जेई एडवांस में थोड़ा हाई लेवल होता है, जेई मेन में थोड़ा सा लेवल लो होता है, समझ गए। बाकी जो है ना 11th 12th की फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित ही आपको पूछी जाएगी। यह पूरा जो है ना सिस्टम चलता है इस सिलेक्शन प्रोसेस में, आप जो है ना अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि इसका जो है ना प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले जो है ना आपको जेई मेन देनी पड़ती है। यदि आप जेई मेन में पास हो जाओ, जेई मेन में पास होने का मतलब ये है कि जब भी आप जेई मेन का एग्जाम देते हो तो एग्जाम देने के बाद आपकी कैटेगरी की अलग से कट ऑफ निकलती है और वो परसेंटाइल में निकलते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि आपके कैटेगरी की अलग की जो कट ऑफ होती है ना उसको आपको पार करना होता है। और पहले क्या होता था कि जैसे कि 360 का पेपर होता, 360 में से आपको मार्क्स दिए जाते थे, लेकिन अब तो जो है ना वो कट ऑफ निकलती है, सॉरी परसेंटाइल निकलते हैं। परसेंटाइल क्यों निकलते हैं? क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में जो है ना सभी अलग अलग बच्चे एग्जाम देते हैं, तो मार्क्स को जो है ना पेपर तो का लेवल अलग अलग होता है, तो उस पेपर के लेवल के हिसाब से जो है ना वो परसेंटाइल निकाले जाते हैं और परसेंटाइल निकल कर जो है ना आपके आते हैं। उस परसेंटाइल के हिसाब से जो है ना आपको क्या निकलती है, कट ऑफ निकलती है, ठीक है। उसके हिसाब से भी मेरिट लिस्ट ही निकलती है। एक बार आप जेई मेंस में पास हो गए, आपने कट ऑफ आपकी पार कर ली, इसके बाद आप जेई एडवांस देने के लिए एलिजिबल होते हो। फिर आप जेई एडवांस देते हो, जेई एडवांस में भी अच्छे स्कोर कर लेते हो ना, तो आपको जो है ना आईआईटी मिल जाती है, ठीक है ना। फिर आईआईटी में आपको जो है ना सिलेक्शन कराना पड़ता है, जोसा के थ्रू जो है ना जाना पड़ता है, आपको जो मनपसंद स्ट्रीम लेनी पड़ती है, काफ़ी सारा प्रोसेस रहता है, वो सब हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको ये देखना है कि जब आप जेई मेन देने जाते हो, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, तो जेई मेन में आपकी जो है ना कट ऑफ की मैं बात करूँ तो क्या हुई। तो देखिए मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो उनकी कट ऑफ परसेंटाइल में गई थी 90.37 परसेंटाइल, मतलब जेई जनरल वाला जो भी बच्चा है उसको 90.37 से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। यदि इससे ज़्यादा मार्क्स लाएगा तो ही वो जो है ना जेई एडवांस देने के लिए एलिजिबल होगा। EWS की बात करूँ
तो उनको 70.24 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी एनसीएल को 72.88 मार्क्स लाने पड़ते हैं। मार्क्स मतलब परसेंटाइल में बोल रहा हूँ, ठीक है ना यहाँ पर। इसके बाद एससी वालों को जो है ना 50.17 परसेंटाइल, एसटी वालों को 39.06 परसेंटाइल और उसके बाद पीडब्ल्यूडी वालों को 0.06 परसेंटाइल मार्क्स लाने पड़ेंगे। इतने मार्क्स यदि लाएंगे तो वो जो है ना जे एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। एक बार जे मेन की कट ऑफ पार कर ली, उसके बाद वो जाते हैं जे एडवांस में। और जे एडवांस में जो है ना क्या होता है कि अलग अलग कट ऑफ निकलती है, पूरी कट ऑफ भी अलग से निकलती है और उसमें जो है ना प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग से भी कट ऑफ होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि मान लो आप जनरल में हो, ठीक है ना। जनरल में आपके ओवरऑल कट ऑफ जो है ना वो कितनी निकली, 70 मार्क्स की, और आपने ला लिए कितने, मान लो 80 मार्क्स। मतलब कहने का मतलब आप तो जो है ना दुनिया के नजर में क्या हो गए कि मैंने कट ऑफ पार कर ली। लेकिन क्या हुआ कि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो है ना आपकी केमिस्ट्री में मान लो आए हैं 2 नंबर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 80 तो लाए हैं, लेकिन ना इसमें से सिर्फ 2 नंबर ही केमिस्ट्री में लाए हैं, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। तो आपने केमिस्ट्री की इंडिविजुअल कट ऑफ जो है ना उसको पार नहीं की, ठीक है ना। जो एडवांस है ना वो क्या कहता है कि आप सभी सब्जेक्ट की इंडिविजुअल कट ऑफ भी पार कीजिए और जो है ना ओवरऑल कट ऑफ होते हैं उसको भी पार कीजिए। तो इंडिविजुअल कट ऑफ जनरल वालों के लिए कितनी थी, 6। यदि केमिस्ट्री में इसने 6 से ज्यादा ला लिए होते, केमिस्ट्री में 6 ही ला लिए होते हैं ना और फिर इसके 80 होते तो जो है ना वो कट ऑफ पार कर लेता। अब इसके 80 मार्क्स आए लेकिन किसी काम का नहीं है, उसने जे एडवांस क्लियर नहीं की। समझ के बात, मतलब आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में अलग से उस कट ऑफ को पार करने पड़ेगी, प्रत्येक सब्जेक्ट की भी और अलग से कट ऑफ भी पार करनी पड़ती है। मतलब प्रत्येक उसके सब्जेक्ट में 6 नंबर से ज़्यादा लाने तो पड़ेंगे ही, साथ ही साथ उसको 69 से ऊपर भी लाने पड़ेंगे जनरल वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए जो है ना प्रत्येक सब्जेक्ट में 5 नंबर से ज़्यादा भी लाने पड़ेंगे और जो है ना ओवरऑल 62 नंबर से भी ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों की बात करें तो उनको 3 मार्क्स से ज़्यादा प्रत्येक सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे और जो है ना ये 34 भी लाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो है ना आपका पूरा प्रोसेस चलता है, समझ गए। इस तरीके से आपका पूरा होता है। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर मान लो मैंने जेई मेंस क्लियर कर ली और जे एडवांस क्लियर नहीं कर पाया तो क्या होगा। एक काम हो सकता है, या तो आप वापस जे एडवांस दे सकते हो या फिर क्या होगा कि आप जो है ना जेई मेन के आधार पर आईआईटी के नीचे वाली संस्था होती है एनआईटी, उससे भी आप ले सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया होती है, काफ़ी बढ़िया होती है। कुछ टॉप के एनआईटी तो ऐसी होती है जो आईआईटी से भी अच्छी होती है, ठीक है ना। तो उनको भी जो आप ले सकते हो, आप अपनी मनपसंद से आप अपनी एनआईटी ले सकते हो यदि आप जेई मेन में अच्छा स्कोर कर पाते हो तो, ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरीके से भी चलता रहता है। अब यदि कोई बंदा साइंस मैथ से तो उसको तो जो है एक बार जेई में आपको आईआईटी के लिए तैयारी करनी ही चाहिए। साथ ही साथ यदि किसी बंदे को जो है ना आईआईटी में जाना ही है तो वो तो अभी से अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर ले, ठीक है ना। अब तैयारी स्टार्ट करने का मतलब यह नहीं कि अभी से आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर बैठ जाओ। तैयारी स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो है ना 9th 10th की मैथ और साइंस जो है ना अच्छे से आनी चाहिए, अच्छा अपना बेसिक होना चाहिए। आप जब कैलकुलेशन करने जाओ तो आप जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, आराम से आप कर सकते हो। तो ये सभी बातें जो है ना बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी जब आप 11th 12th में इस आईआईटी की तैयारी करने को चाहोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो लाइक ठोक दीजिए। साथ ही साथ जो है ना यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको ऐसे ही दूसरे और भी वीडियो चाहिए तो हमें बताइए, हम उसके ऊपर जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एग्जाम में फोड़ने की अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।